तो हेलो बच्चों, वही अपना पहला चैप्टर क्लास 7 का पहला चैप्टर साइंस का जो टॉपिक बनाया गया था उससे आगे अपन बात करते हैं। अपने आगे वाले प्रश्न के ऊपर एक नाम दे रखा है, कोशिका के बारे में दे रखा है थोड़ा बहुत उसके अंदर। कोशिकाएं, कोशिका या कोशिकाएं। कोशिकाओं की बात करें तो सजीव जो होता है, जो भी सजीव ऑर्गन जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका जो होती है एक सजीव ऑर्गन की, एक सजीव जीव की सबसे छोटी इकाई होती है जिससे उसका मिलकर के निर्माण होता है। कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं जब आपस में मिल जाती हैं तो एक सजीव का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के आधार पर जीव जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव होता है और एक होता है अपने पास में बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। पहला अपने पास में जैसे एक कोशिकीय नाम से प्रतीत हो रहा है तो इसके अंदर जो कोशिका होगी उस कोशिका की संख्या एक होगी। बहुकोशिकीय नाम से अपने को प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होगी, इसलिए अपन इसको कहते हैं बहुकोशिकीय। जब ये कोशिकाएं, एक कोशिकाओं की बात करें तो उस शरीर के अंदर, उस जीव के अंदर जो कुछ भी घटना होती है, एक कोशिकीय जीव की बात करें अपन, एक कोशिकीय जीव के अंदर जो कुछ भी घटनाएं होती है वो सारी की सारी घटना एक कोशिका के द्वारा ही होती है। जैसे कौन कौन सी घटना? पाचन हो गया, जैसे पाचन, उत्सर्जन, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन हो गया, जनन की प्रक्रिया हो गई, वृद्धि का कार्य जो हो गया, ये सारा का सारा जो कार्य है वो एक ही कोशिका के द्वारा होगा, इसीलिए अपन उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसमें एक ही कोशिका होती है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर जो कार्य जो होता है, जैसे पाचन का, उत्सर्जन का, जनन का, वृद्धि का, ये सारे के सारे कार्य बहुत सारी कोशिकाएं समूह में मिलकर के करती हैं, इसीलिए अपन उसको बहुकोशिकाएं कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सॉरी, पाचन की बात करें तो कोशिकाओं का कुछ समय अलग हो जाता है और वो पाचन का कार्य करता है। उत्सर्जन की बात करें तो यहाँ पर भी कोशिकाओं का कुछ समय अलग हो जाता है और वो उत्सर्जन का कार्य करता है। जनन की बात करें तो यहाँ पे भी कोशिकाओं का कुछ समय अलग हो जाता है और वो जनन का कार्य करता है। वृद्धि की बात करें तो शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजन करती है। वृद्धि की बात करें तो शरीर के अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन करती हैं और जब विभाजन करती हैं तो कोशिकाओं का जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है और शरीर की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से शरीर की वृद्धि होती है। जीव दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, कोशिकाओं के आधार पर। तो सजीव जो होता है उस सजीव की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई वो कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक शरीर का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने ईंटों से बना हुआ कोई मकान देखा होगा, ईंटों से बना हुआ कोई घर देखा होगा, उस घर के अंदर अपन देखते हैं कि जो ईंटें होती हैं आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी होती है, इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। और जब ये आपस में जुड़ती हैं तो धीरे धीरे अपन देखते हैं कि एक जो घर होता है उस घर का निर्माण कर लेती है। पूरी जब आपस में मिल जाती है तो एक घर का निर्माण करते थे। तो अपन इसमें से एक जो ईंट होती है, एक एक ईंट जो होती है, इनको अपन इस मकान की, इस घर की एक इकाई मान सकते हैं, क्योंकि जब ये आपस में मिली है तो एक घर का निर्माण किया है, एक परिवार के यहाँ पे एक मकान का निर्माण किया है। ठीक उसी प्रकार से जो कोशिकाएं जो होती हैं ये भी जब आपस में मिलती है तो एक सजीव का निर्माण कर लेते हैं, पूरी शरीर का निर्माण कर लेती है। इसीलिए जो कोशिकाएं जो होती हैं इसे अपन शरीर की संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि अपने शरीर की संरचना बनाती है, संरचना स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए अपन इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा जो कोशिकाएं जो होती हैं इन्हें अपन क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्रियात्मक इकाई। अब क्रियात्मक इकाई कैसे? क्रियात्मक फंक्शन कह सकते हैं अपन, क्रिया जो भी क्रिया होती है, फंक्शन जो उसका वर्क है। अपने शरीर में जो कुछ भी क्रिया होती है वो इस कोशिका की वजह से होती है। जैसे मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है, आंखें देखने का, कान सुनने का, जो अपना कंठ जो होता है वो बोलने का कार्य करता है, हृदय जो होता है वो धड़कने का, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो जो कोशिकाएं जो कार्य करती हैं इसीलिए ये सारा का सारा कार्य कोशिका करती है, इसलिए अपन इसे क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। कोशिका की जो आकृति होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है, कोशिका की कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन अपन मान लेते हैं कि कोशिका की आकृति गोलाकार होती है। अपन ने माना है कि एक गोलाकार आकृति होती है। इस गोलाकार आकृति के अंदर इस प्रकार से एक और संरचना होती है गोलाकार, इसे अपन केंद्रक के नाम से जानते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको अपन कहते हैं। बाहर की साइड में ये जो आकृति नजर आ रही है इसे अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली।
ठीक है। बीच में जो खाली जगह जो बच गई, यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अंदर की साइड में केंद्रक है, केंद्र ये कोशिका का कंट्रोल करता है। इस कोशिका में जो कुछ भी कार्य होता है, अब कार्य कौन से, वही पाचन का, उत्सर्जन का, जनन का या वृद्धि करने का, जो कुछ भी कार्य होता है वो केंद्रक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए अपन इस केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड के अंदर कोशिका जो कुछ भी कार्य करती है, उस कार्य जो भी कार्य होता है वो इसी लिक्विड के अंदर होता है। जो कुछ भी कार्य होता है लिक्विड के अंदर, बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक आदेश देता है कि वृद्धि करनी है, तो जो भी वृद्धि करने का जो कार्य होता है वो इसी लिक्विड के अंदर होता रहता है। यहाँ पे बाहर की साइड में कोशिका झिल्ली होती है, जो इस कोशिका को आकार बना करके देती रहती है, इसका आकार बनाए रखती है, मतलब इसको बिगड़ने नहीं देती, एक शेप बना करके देती है। जैसे अपने शरीर के ऊपर त्वचा होती है, तो ये त्वचा भी अपने को एक आकार देती है। इस आकार की वजह से अपन बाह्य वातावरण के साथ में संपर्क बना के रखते हैं। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा भी जो कोशिका जो होती है, इस कोशिका झिल्ली के द्वारा भी जो कोशिका जो होती है वो अन्य कोशिका के साथ में संबंध बना करके रख सकती है, संबंध बनाकर रखती है, उससे रिलेशन बनाकर रखती है। उनके साथ में आदान प्रदान करने का जो कार्य होता है, जैसे भोजन का आदान प्रदान हो गया, गैसों का आदान प्रदान करने का जो कार्य होगा वो इस कोशिका झिल्ली के द्वारा बनाकर रखती है। क्योंकि इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं, इस प्रकार से इस कोशिका झिल्ली के अंदर जगह जगह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को वही अपन बेटा रंध्र के नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा कोशिका जो नए पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है, और जो पुराने पदार्थ होते हैं जिनको बाहर निकालना होता है उनको इनसे अपने कोशिका से बाहर भी निकाल देती है। तो रंध्रों के द्वारा होता है। यहाँ पे पीछे वाली क्लास के अंदर वही अपन बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण, उसी को अपन थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में समझते हैं पत्तियों की हरे रंग की वजह से, हरे रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हरे वर्ण का। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने देखा था कि पत्तियां जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण कर लेती हैं और भोजन का निर्माण करती हैं। तो ठीक इसी प्रोसेस के अंदर पादप के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जड़ के द्वारा H2O को ग्रहण कर लेती हैं, पत्तियों तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसे अपन ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं, मंड के नाम से भी, कार्बोहाइड्रेट मंड, या अपन इसको बता दूसरा नाम अपन इसे स्टार्च भी कह सकते हैं, नाम से जानते हैं फिर। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट कह सकते हैं, और साथ ही साथ अपने को वो रसोई घर जिससे अपन ने क्लोरोफिल कहा था उसकी भी अपने को आवश्यकता होती है, सूर्य पादपों को आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। तो एक कार्बोहाइड्रेट जिसे अपन यहाँ पे C6H12O6 जिसे अपन ग्लूकोज करते हैं, अपन इसका निर्माण, इसे निर्माण करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो पत्तियां जो होती हैं उनके वर्णक की बात करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण से समझने वाला। पादप का केवल जो बेटा हरे रंग का वर्णक होता है अपने पास में, हरा भाग जो दिखाई देता है, पादप का जो हरे रंग का जो भाग अपने को नजर आता है, केवल वही प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया करता है। अब हरे रंग का भाग कौन सा हो सकता है, जैसे अपने पास में पत्तियां होगी, पत्तियां हैं, या फिर अपने पास में जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे जो फल होते हैं, कच्चे फल आपने अधिकांशतः देखे होंगे हरे रंग के होते हैं, कच्चे फल हो गए। जो पुष्प जो होते हैं उनका बाहरी आवरण जो होता है, उनके नीचे की साइड में जो, जब वो कलिका अवस्था में होते हैं तो एक हरे रंग की पत्ती से ढके होते हैं, तो ये हरे रंग का जो भाग होता है यही केवल प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कि अगर कोई पादप का भाग हरा नहीं है, पादप का जो पत्तियों वाला हिस्सा है अगर वो हरे रंग का नहीं है, तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं करता है, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए, उस भाग के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होना चाहिए। पत्तियों के अंदर जो हरा भाग होता है वो तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करता ही है, लेकिन जो हरे रंग के अलावा जो दूसरा भाग जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं करता। तो अपन कह सकते हैं कि दूसरी अदर कंट्रीज जो होते हैं उनमें कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का रंग हरा नहीं होता। अब हरा नहीं होता तो क्या वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते? वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उसमें हरा वर्णक नहीं होता है। अच्छा, पत्तियों में जो हरा रंग अपने को नजर आता है वो बेटा क्लोरोफिल की वजह से होता है,
वो हरा रंग अपने पास में क्लोरोफिल की वजह से नजर आता है। क्लोरोफिल के अंदर भी एक वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल ए के नाम से अपन उसको जानते हैं, उसी वजह से अपने को हरा रंग नजर आता है। जो अदर प्लांट्स होते हैं जिनमें कई पादप ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती है ना वो गुलाबी रंग की होती हैं या फिर उसके अंदर नारंगी रंग की होती हैं, ऐसे भी होते हैं, तो उनके अंदर भी वर्णक क्लोरोफिल ही होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए नहीं होता उसके अंदर, उसमें क्लोरोफिल बी हो सकता है, क्लोरोफिल सी, अलग अलग प्रकार के वर्णक होते हैं। लेकिन पादप का जो दूसरा हिस्सा होता है, जैसे अपने पास में जो तने वाला जो हिस्सा होता है, अगर वो हरे रंग का नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी नहीं करता। जड़ों का तो आपको पता ही है कि जड़ मिट्टी के अंदर होती हैं, तो उन्हें सूर्य का प्रकाश से नहीं मिल पाता, तो वो भोजन का निर्माण भी नहीं करता, और साथ ही साथ उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता, इसलिए भी वो भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड जल आपस में विक्रिया करते हैं तो वही अपने पास में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, क्लोरोफिल जिसकी उपस्थिति के अंदर क्लोरोफिल, और यहाँ पे ग्लूकोज जिसको अपन कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे अपन ग्लूकोज भी कर सकते हैं, C6H12O6 के नाम से भी अपन उसको जानते हैं। आगे बेटा आपके एक क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 1 दे रखा है। अब इस क्रियाकलाप के अंदर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। अपन जो बार बार कह रहे हैं ना कि अपने को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो उसी के लिए दे रखा है, सूर्य का प्रकाश अपने को चाहिए, तो उसी के लिए बता रहा है कि अपने को आवश्यकता है या नहीं। तो वो कहता है कि अपने पास में समान प्रकार के दो पादप होने चाहिए, समान एक जैसे अपने पास में दो पादप होने चाहिए, किसी के भी लिया हुआ आप यहाँ पे शैवाल होते हैं और कोई भी आपके आसपास में है ना, तो उसी के दो पादप। अब उनमें से क्या करना है, एक पादप में से कोई भी एक पादप है, उस एक पादप को लगभग 3 दिन के लिए, 3 दिन कह सकते हैं 72 घंटे के लिए उसे अंधकार के अंदर रख देना है, अंधेरे कमरे के अंदर रख देना है। और दूसरा जो पादप है ना उसे अपन सामान्य रूप से धूप के अंदर रख देंगे, वहां पे उसके दूसरे पादप में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, बस एक पादप को अपन 3 दिन के लिए किसी अंधेरे वाले कमरे के अंदर उसे रख देंगे। अब अंधेरे में क्यों रखा, क्योंकि अंधेरे में रखेंगे तो अपने को पता है कि उसे क्या नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो अब्सेंट होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, अपन बार बार कह रहे हैं कि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, लेकिन ये नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो भोजन नहीं बना सकता। 3 दिन के लिए इसलिए रख रहे हैं ताकि उसके अंदर जो इस पादप के अंदर जो पहले से जो भोजन है उस भोजन को वो अपने काम में ले ले, उस भोजन से वो ऊर्जा प्राप्त कर ले। पहले से जो भोजन उसने स्टोर करके रखा है, जो पहले से तैयार करके रखा है, उसे वो अपने ऊर्जा के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए काम में ले ले, इसलिए अपन ने इसको 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखा है। अब अपन क्या करेंगे, जब वो 3 दिन तक वहां पे रखा तो उसके अंदर जो भी भोजन था, जो भी ऊर्जा थी, वो सारी की सारी नष्ट हो गई। अब अपन क्या करेंगे, वहां पे नमक के साथ में एक प्रयोग करेंगे, नमक के साथ में आयोडीन के साथ में एक प्रयोग करेंगे। आयोडीन के लिए अपन को क्या करना है, जो पादप है उस पादप की पत्ती वाले हिस्से को अपन काटेंगे, और काटने के बाद में अपन उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जैसे अगर वहां पे स्टार्च उपस्थित होगा, कार्बोहाइड्रेट अगर वहां पे उपस्थित होगा, कार्बोहाइड्रेट अगर वहां पे उपस्थित होगा तो वो नमक के साथ में अभिक्रिया करके नीले रंग का निर्माण करती है, नीले रंग का निर्माण करती है, नीले रंग को उत्पन्न करती है। तो अपन समझ जाएंगे कि ये स्टार्च जो है ये उपस्थित है, यहाँ पे ये जो पादप है इसके अंदर उपस्थित है, और यहाँ पे ये नमक के साथ में नीले रंग का निर्माण कर रहा है। लेकिन इस पादप को अपन ने 3 दिन के लिए किसमें रखा, अंधेरे वाले कमरे में, तो इसमें कोई भी भोजन का कण नहीं है, इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो अपन इसका नमक के साथ में प्रयोग करेंगे तो नीले रंग का निर्माण नहीं होगा, और निर्माण नहीं होगा तो अपन समझ जाएंगे कि इसको यहाँ पे भोजन का निर्माण नहीं कर पाया, और भोजन का निर्माण नहीं कर पाया तो अपन समझ जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी। अब अपन क्या करेंगे, उसी पादप को, जिस पादप को अपन ने अंधेरे वाले कमरे में रखा था, उसी पादप को ले जा करके अब अपन अंधेरे में नहीं, अब अपन उसको कहाँ रख देंगे, प्रकाश में रख देंगे, लाइट में रख देंगे। अब लाइट में रखेंगे तो वही कौन सी अभिक्रिया करेगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा। फिर से अपन वही आयोडीन परीक्षण करेंगे, नमक का परीक्षण करेंगे, तो स्टार्च के साथ में जब ये आयोडीन अभिक्रिया करेगा तो ये नीले रंग का निर्माण करता है, इस वाली कंडीशन में ये नीले रंग का निर्माण करता है। तो अपन समझ जाएंगे कि जो सूर्य जो है उसकी आवश्यकता होती है पादपों को भोजन बनाने में, लाइट की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसीलिए अपन बेटा इसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण
अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए अपने को प्रकाश की आवश्यकता चाहिए। और संश्लेषण का मतलब निर्माण करना, वही भोजन का निर्माण हो रहा है, इसीलिए अपन इसको कह रहे हैं संश्लेषण। तभी अपन इसको नाम दिया प्रकाश से संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आपके एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी लाइन सेवाल के बारे में भी दे रखी है। सेवाल जो होता है, आपने भी देखा बेटा, सेवाल जो होता है वो कौन से रंग का होता है? हरे। लेकिन हरे रंग के साथ साथ बेटा लाल रंग के भी होते हैं, लाल और भूरे, 3 प्रकार के सेवाल होते हैं। लेकिन अपन ने अधिकांशतः हरे रंग के ही सेवाल देखे। सेवाल जो होते हैं पूरे हरे रंग के होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, पानी में ही डूबे रहते हैं। इसीलिए सेवाल जो होते हैं इनके अंदर जड़ जो होती है उस जड़ का अभाव होता है, क्योंकि बेटा पूरा शरीर ही जब पानी के अंदर डूबा हुआ है, जब पूरा शरीर ही पानी में डूबा हुआ है तो जड़ की आवश्यकता क्या है? और जड़ की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सेवाल जो होते हैं उनके अंदर जड़ अनुपस्थित होती है। साथ ही साथ जो सेवाल जो होता है उसका हरा रंग अपन जो देखते हैं वो पूरा का पूरा हरा रंग, जो पूरा शरीर है वो पूरा शरीर यहाँ पे भोजन का निर्माण कर सकता है, पूरे शरीर की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर सकता है। सेवाल के एक हिस्से को अगर आप अलग कर दोगे ना तो वो भी वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण कर सकता है, एक नए सेवाल का निर्माण कर सकता है, वृद्धि कर लेगा यहाँ पे। आगे अपन बात करते हैं कि जो पादप होते हैं उन पादप को अन्य अन्य भोजन की भी आवश्यकता होती है क्या? अन्य भोजन या फिर अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है क्या? अपन ने देखा जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो तो अपन ने देख लिया यहाँ पे, हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण करता है। लेकिन इसके अलावा जो पादप जो होते हैं वो प्रोटीन या नाइट्रोजन का भी निर्माण करते हैं। प्रोटीन या नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन जो होती है उस नाइट्रोजन का भी निर्माण करते हैं, प्रोटीन या नाइट्रोजन का भी निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेंगे, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन या नाइट्रोजन का भी निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन या नाइट्रोजन का निर्माण करने के लिए उनको क्या चाहिए? मुख्य रूप से नाम से प्रतीत हो रहा है, नाइट्रोजन गैस चाहिए उनको, N2 चाहिए। और नाइट्रोजन वायुमंडल के अंदर लगभग कितनी परसेंट उपस्थित है? 78% उपस्थित है। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन जो है ना वो बेटा 21% उपस्थित है, O2 21%। और 1% जो बच गया उनके अंदर अन्य गैसें आती है, जो बाकी जो बच गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन, जो भी गैसें बच गई ना वो बाकी 1% के अंदर आती है यहाँ पे। प्रोटीन या नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन अगर प्रोटीन बनाना है बेटा तो उसके लिए अपने को नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होगी, चाहे कोई भी बॉडी हो, चाहे पादप हो, चाहे मनुष्य हो, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन या प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने भी देखा है खेतों के अंदर जो किसान जो होते हैं वो समय समय पर पादप जो होता है उसको यूरिया डालते रहते हैं। यूरिया सफेद रंग का होता है, देखा आप लोगों ने। अब यूरिया जब आप उसको देखोगे ना या फिर उसका जो पैकेट है उसको जब ध्यान से देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है लगभग 48% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखा होगा। पादप जो होता है बेटा नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। कहीं आप सोचोगे कि वायुमंडल के अंदर 78% है तो वहीं से ग्रहण कर लेंगे, रंध्र बने हुए हैं तो उन रंध्रों से ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं हो सकता। नाइट्रोजन जो होती है गैसीय अवस्था में होती है और पादप जो है वो नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकते, गैसीय अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकते। इसको या तो द्रव्य अवस्था में लेके आना, घुलनशील अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं, द्रव्य अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं। तो पादप क्या करते हैं, किसान जो होता है वो समय समय पर यूरिया डालता रहता है, लेकिन कई पादप ऐसे हैं जिनको यूरिया नहीं मिल पाती, यूरिया नहीं ऑप्शन उपस्थित होती है। तो ऐसे में पादप क्या करते हैं, उनके साथ में एक दोस्त आ जाता है उनका, और उस दोस्त का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक छोटा सा जीव होता है। इसका सिंपल सा उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे आपने चना होता है या फिर जो मटर के पादप होते हैं उनके अंदर देखा होगा, चने का जो पादप है या मटर, राइबोसोम, चना या फिर मटर जो हो सकता है, लेकिन एक मिनट बेटा ये अपने गलत लिख दिया, राइबोसोम से नहीं बेटा, तो वो राइजोबियम होता है। दोनों एक जैसे सी शब्द है तो इसलिए हो गया थोड़ा सा, राइजोबियम। राइजोबियम का ये जो जीव जो होता है, छोटा सा जीव जो होता है, ये चना या मटर के अंदर आप आराम से देख सकते हो। इनकी जो जड़ें जो होती हैं, चना है या फिर मटर की जो फसल है, इनकी जो जड़ें होती है ना, उन जड़ों के ऊपर आप देखोगे इस प्रकार से जो जड़ें बनी होती हैं, उन जड़ों के ऊपर छोटी छोटी इस प्रकार से गांठें सी बनी होती है, गांठ सी लगी होती है, ऐसा लगता है जैसे मोती लगे हो यहाँ पे, मालाएं सी बनी होती है। जब आप इनको देखोगे ना ध्यान से तो इसी के अंदर ये जो गांठें जो बनी है ना, इन्हीं के अंदर ये राइजोबियम जो है ना वो उपस्थित होते हैं। जब आप इनको काट के देखोगे, इस प्रकार से कट करोगे ना, तो इनके अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो अपने को गुलाबी नजर आएगा,
और ये गुलाबी रंग जो होता है वो राइजोबियम की वजह से होता है। राइजोबियम की उपस्थिति की वजह से इनका रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। अभी क्या करते हैं, राइजोबियम जो होता है ये पादप को नाइट्रोजन उपस्थित कराता है। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं वो पादप को उपस्थित कराता है, लेकिन बदले में बेटा राइजोबियम क्या करता है, ये जो पादप जो होता है इस पादप से भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को तो ग्रहण कर लेगा और पादप को नाइट्रोजन गैस उपलब्ध कराएगा। तो ऐसे में दोनों का यहाँ पे दोनों जो है उन दोनों का लाभ हो जाएगा। पादप जो है उसको तो नाइट्रोजन मिल गई, नाइट्रोजन की सहायता से वो प्रोटीनीय पदार्थ बना लेगा, और जो यहाँ पे भोजन है वो राइजोबियम को मिल गया, जिससे ये अपना जीवन पूरा कर लेगा। ऐसी जो कंडीशन जो होती है जब दोनों का लाभ होता है, यहाँ पे जो पादप राइजोबियम है और जो पादप है दोनों का लाभ हो रहा है, इसी कंडीशन को अपन सहजीविता कहते हैं। सहजीविता, सहजीविता कमेंशियलिज्म के नाम से जानते हैं। सहजीविता जिसमें दोनों का लाभ हो रहा है, राइजोबियम को यहाँ पे भोजन मिल गया और जो राइजोबियम है वो पादप को नाइट्रोजन गैस उपस्थित करा रहा है। इसी नाइट्रोजन की सहायता से जो पादप है वो प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, और प्रोटीन का निर्माण करके जो भी संरचनाएं बनती है, अपनी अधिकतर संरचना अभी अपन ने बात की थी जैसे कोशिका, कोशिका बेटा इस कोशिका का निर्माण करने के लिए अपने को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और आजकल तो आप लोग देखते हो जिम के अंदर जहाँ पे जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं वो ज्यादातर वो प्रोटीन का वो एक डब्बा सा रखते हैं। तो ये प्रोटीन की अपने को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है शरीर का निर्माण करने के लिए, ह्यूमन बॉडी का निर्माण करने के लिए, या पादप अपना निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रोटीन के लिए जो कोशिका होती है वो लगातार यहाँ पे राइबोसोम्स को जो होती है राइबोसोम से नाइट्रोजन ग्रहण करती है, और इस नाइट्रोजन की सहायता से वो प्रोटीन का निर्माण करती है। थैंक यू। आगे का वीडियो अपन बाद में, ये गलत